बार फिर वो इंडिया गठबंधन के साथ सरकार चलाने की इच्छा जता चुके हैं। दूसरी ओर केवल नीतीश कुमार की ही बात नहीं हो रही है। इस समय इंडिया गठबंधन का जो दूसरा बड़ा घटक दल है यानी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसमें भी इस समय भारतीय जनता पार्टी से दूरियां साफ दिखाई पड़ रही हैं। तमाम इसके पीछे कारण है लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान के करीबियों पर ईडी की छापेमारी भी इसके पीछे एक बड़ा कारण है, लेकिन ये दूरियां उससे पहले से ही दिखाई पड़ रही हैं और ईडी की छापेमारी को भी इन्हीं दूरियों का नतीजा बताया जा रहा है, उसको भी इन्हीं के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या है आज की इस ब्रेकिंग न्यूज में, इस पर चर्चा होगी और किस तरह से समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। क्या वजह है कि एनडीए गठबंधन से बिहार के ये दोनों जो पार्टियां हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव साथ में लड़ा है, वो क्यों दूर इससे भाग रही हैं, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि न सिर्फ जेडीयू बल्कि इस बार लोक जनशक्ति पार्टी भी एनडीए गठबंधन से यानी भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाए हुए है। अमलेंद्र जी, जो एक ये बात हो रही है, चर्चा हो रही है कि एक बार फिर नीतीश कुमार अपना सपोर्टर बदलने की तैयारी में है, तो आखिर ऐसा क्या हो गया? अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और समर्थन से आए थे, और जब से वो इस बार नए सपोर्टर के साथ यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में आए हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम अब कहीं नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रहेंगे। इसके अलावा ये बात लगातार वो कह रहे हैं कि अब मैं यहां आ गया हूं तो कहीं नहीं जाऊंगा। इस चीज को बार बार दोहरा रहे हैं। फिर भी ये अगर खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर इंडिया गठबंधन के साथ जाने की तैयारी में है, चूंकि अगले साल ही यानी आने वाले दिनों में वहां विधानसभा के भी चुनाव है। तो क्या ये चीजें, इनके पीछे क्या कारण है? क्योंकि हालांकि लोकसभा चुनाव में भी ठीक ठाक सफलता हासिल की है एनडीए गठबंधन ने, नीतीश कुमार की पार्टी ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी, फिर भी वो आखिर क्या तैयारी कर रहे हैं कि एक बार फिर इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़े? देखिए समीर जी, एक तो लोकसभा चुनाव की परिस्थितियां और राज्य की विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां दूसरी हुआ करती हैं जी। पिछले विधानसभा चुनाव में भी एनडीए लड़ा था और नीतीश कुमार एनडीए के साथ लड़े थे, लेकिन जो महागठबंधन था यानी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर महागठबंधन ने बहुत तगड़ी टक्कर जो थी वो दी थी एनडीए को, जबकि उससे पिछला जो लोकसभा चुनाव था उसमें भी एनडीए को अपार सफलता बिहार में मिली थी। नीतीश कुमार ये अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि बीजेपी के साथ अब चुनाव में जाना खतरे से खाली नहीं है, तो इसलिए भी अंदरूनी तैयारियां कुछ चल रही हैं। लेकिन इसके ज़्यादा चीज़ें ये हो रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी रणनीति रही है हमेशा से कि अपने सहयोगियों को कुचलना और अपने सहयोगियों में तोड़फोड़ करना, उससे अब नीतीश कुमार जो है वो आतंकित दिखाई पड़ते हैं और साथ साथ चिराग पासवान भी उससे आतंकित दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि दोनों अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि अब मोदी सरकार जो है वो बिना नीतीश कुमार और बिना चिराग पासवान के चल नहीं सकती है, ये समझ में आ गया है। और अब इस स्थिति में नहीं है मोदी सरकार या मोदी के चाणक्य कि वो लोकसभा के सदस्यों में कोई तोड़फोड़ या कोई ऑपरेशन लोटस चलाकर अपनी केंद्र में सरकार बचा लें जी। तो अब अगर बिहार में वो पाला पलटते हैं तो इसका मतलब कि खतरे में आ जाएगी केंद्र की मोदी सरकार, और किसी हाल में वो नहीं कर पाएगी अपनी तोड़फोड़ की वो रणनीति जो अब तक वो करती रही है। तो ये दोनों की समझ में आ गया है कि ये इस समय कमजोरी का समय है, और अगर अभी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत होने दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है ब्लैकमेल करती रहेगी। ये दोनों की चीजें समझ में आ रही हैं, तो इसलिए आप जो समीकरण बदल रहे हैं, उधर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का काम करती है, पहले कह दिया गया अमित शाह की तरफ से कि पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ाना है। फिर समझ में आया कि ये मामला बूमरैंग कर गया है। उधर जो विजय किशोर सिन्हा जो है उन्होंने कह दिया कि साहब वो जब तक कि अटल यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं बनती तब तक अटल जी का सपना वो सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। तो अब अटल जी को श्रद्धांजलि दे दो। फिर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जब तुम्हें अटल जी को श्रद्धांजलि देनी है तो उन्हीं को श्रद्धांजलि दे लो, हमारे साथ श्रद्धा से क्यों जुड़े हुए हो। बिल्कुल, तो ये सहयोगी दलों को, ये अब खासतौर पर नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि अब ये आखिरी मौका होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ वो चुनाव लड़ते हैं तो फिर उनकी पार्टी अब अस्तित्व में उसका बने रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में ही उनके जिस तरह से विधायक कम हो गए और चिराग पासवान की पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की, उसका नुकसान भी हुआ
होगा। तो ये साफ अब दिखाई पड़ रहा है नीतीश कुमार को। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी भी इस समय बगावती मूड में दिखाई पड़ रही है और अमरेंद्र जी इसके पीछे निश्चित तौर पर इस मुद्दे को भी एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि जो राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया गया था, क्योंकि उस बयान पर ये दोनों ही पार्टियां भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी नहीं कर पा रही हैं, विरोध भी नहीं कर पा रही हैं, लेकिन उनके अपने मतदाताओं का, उनके अपने नेताओं का ये दबाव जरूर है कि उस पर कोई ना कोई तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा। हाँ देखिए समीर जी, बाबा साहब का मुद्दा भी अब गंभीर मुद्दा बनकर सामने आ गया है जी। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने हमला किया कि अगर रामविलास पासवान होते तो अमित शाह से माफी मंगवाकर छोड़ते, और चिराग पासवान जो है वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं अमित शाह की जी। इस तरीके का उन्होंने हमला किया। तो ये अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान एक बड़ा मुद्दा बन गया। नीतीश कुमार भी इस पर एकदम खामोश हैं और नीतीश कुमार ने अमित शाह का समर्थन नहीं किया है, और जो एनडीए की बैठक बुलाई गई नीतीश कुमार उस बैठक में नहीं आए, जबकि आज नीतीश कुमार दिल्ली में हैं जी। यानी 25 दिसंबर को नीतीश कुमार दिल्ली में नहीं थे जब एनडीए की बैठक बुलाई गई, लेकिन आज नीतीश कुमार दिल्ली में है और खबर यह है कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से भी मुलाकात करेंगे जी। और कांग्रेस पार्टी के कुछ और नेताओं से भी मुलाकात का शायद कार्यक्रम है, हालांकि वो कार्यक्रम आधिकारिक रूप से नहीं आया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। इस बारे में हमारे साथी अविनाश कुछ जानकारी है, उनके पास कुछ जो अपडेट है, अब तक की जो जानकारी है वो हम लोगों तक पहुंचाएंगे, बताएंगे कि क्या चल रहा है, किस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है और नीतीश कुमार के एक बार फिर पलटने की खबरें क्यों इतनी मजबूती के साथ निकलकर बाहर आ रही हैं। जी अविनाश। हाँ, अभी जो बताया जा रहा है कि जो नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, वो तो ये बताया जा रहा है कि वो चेकअप कराने आ रहे हैं। उनका एम्स में इलाज चल रहा है, तो हर महीने वो यहाँ चेकअप कराने के लिए आते हैं जी। लेकिन इस समय ये भी कहा जा रहा है कि वो मनमोहन सिंह के परिवार से भी मिलेंगे और इस दौरान उनकी कांग्रेस के कुछ नेताओं से भी मुलाकात तय मानी जा रही है। दूसरा, जो नीतीश कुमार को लेकर काफी समय से चल रही है, और खाली नीतीश कुमार को लेकर ही नहीं चल रही बल्कि वहाँ बिहार में इस समय चिराग पासवान को लेकर भी इस तरह की खबरें आ रही हैं जी। तो कि वो भी पलटने वाले हैं। तो दूसरी बात यह है कि आपने कुछ तीन दिन पहले ही जो चिराग पासवान की पार्टी के संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं हुलास पांडे, उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा था जी। और इसके साथ ये भी खबर आई थी कि जो ईडी का छापा पड़ा है उससे कुछ दिनों पहले चिराग पासवान की और तेजस्वी यादव के बीच में मीटिंग हुई है पटना में। तो करीब 1.5 से 2 घंटे तक, करीब 1 घंटे 50 मिनट का बताया गया है कि मीटिंग चली है और उसके बाद से ये छापेमारी शुरू हुई है। और हुलास पांडे पर जो छापा पड़ा है उससे पहले संजीव हंस के ठिकानों पर भी छापा पड़ा था जी। संजीव हंस को नीतीश कुमार का करीबी बताया जाता है, वो आईएएस अधिकारी है। वो बिहार में ऊर्जा सेक्रेटरी रह चुके हैं और ऊर्जा मंत्री जो हैं वो विजेंद्र यादव हैं, जो लालू यादव के करीबी है। वो है जेडीयू में लेकिन वो लालू यादव के करीबी है। तो जिस तरीके से ईडी अचानक ही सक्रिय हो गई है, उसका सीधा सीधा ये बताया जा रहा है कि बिहार में कोई बहुत बड़ा खेल होने वाला है और उसके संकेत तो वैसे ही मिलने लगे हैं कि भाई जब अमित शाह बुलाते हैं तो नीतीश कुमार मिलने के लिए नहीं जाते। बिल्कुल जी। लेकिन अब वो दिल्ली आ रहे हैं तो कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ईडी की सक्रियता और उसके बाद नीतीश कुमार जिस तरीके से उनके बयान पिछले कुछ दिनों आए हैं, उससे तो लग रहा है कि जो बिहार में जनवरी के महीने में, क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा था पिछले साल जनवरी में ही नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी, तो जनवरी का महीना भी आने वाला है। तो मतलब नए साल का इंतजार रहता है और नए साल में फिर कुछ संभावना दिखाई पड़ रही है कि वहां पर नीतीश कुमार अपने सपोर्टर बदल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक चीज, एक खबर और आई थी कि 5 और 6 तारीख को अमित शाह पटना जा रहे हैं। तो अब तक ये प्लान था नीतीश कुमार का कि 5 और 6 तारीख को पटना में रहेंगे, लेकिन अभी 2 दिन पहले खबर आई है कि अमित शाह पटना में जिस दिन रहेंगे उस समय नीतीश कुमार पटना में नहीं होंगे, तो मुलाकात नहीं होनी है। हाँ, मुलाकात नहीं होनी है क्योंकि उनकी जो अपनी जो बिहार प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं जो अभी पोस्टपोन्ड हो गई है, उन्होंने 5 और 6 तारीख की प्लानिंग कर ली है कि वो वैशाली में, मुजफ्फरपुर में उस समय होंगे। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार अमित शाह से मुलाकात, अभी एनडीए की 25 तारीख को बैठक हुई थी उसमें भी नहीं आए थे, और अब जब अमित शाह पटना जाएंगे तब भी मुलाकात होते हुए नहीं दिख रही है। लेकिन ये खबर जरूर आ रही है कि राहुल गांधी 17-18 तारीख को पटना जा रहे हैं और उस समय मुलाकात शायद हो सकती है। अभी ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 17-18 तारीख को, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो खरमास चलता है उसमें कोई बहुत बड़े डिसीजन ले लेते हैं लेकिन उसकी घोषणा नहीं करते। 14 तारीख को खत्म हो जाएगा, 14 जनवरी को। तो उसके बाद राहुल गांधी का पटना जाना, अमित शाह की पटना जाने, अमित शाह पटना जा रहे हैं तो नीतीश कुमार पटना में नहीं रह रहे हैं, तो बहुत कुछ बता रहा है कि बिहार में बहुत कुछ होने वाला है। तो बहुत कुछ बता रहा है कि बिहार में बहुत कुछ होने वाला है। धन्यवाद अविनाश, आप नजर रखिए, कुछ और अगर अपडेट आता है तो बताते, चूंकि अपडेट तेजी से आ रहे हैं, समीकरण बदल
बिगड़ रहे हैं। और नीतीश कुमार जब दिल्ली में हैं तो यहाँ पर भी उनकी जो मुलाकातें हो रही हैं, जो अविनाश बता रहे हैं कि अमित शाह जब पटना में जा रहे हैं तो उस समय नीतीश कुमार नहीं है, और जब दिल्ली में बैठक बुलाई गई अमित शाह जिसमें थे, उस बैठक में जेपी नड्डा के घर पर एनडीए के सहयोगी दलों की, उसमें नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। तो इसका मतलब है कि बहुत कुछ हो रहा है और तेजी से हो रहा है, लेकिन इंतजार हो रहा है नए साल का भी और 14 जनवरी का भी कि उसके पहले कोई घोषणा नहीं होगी, पर समीकरण पहले से बनते बिगड़ते दिख रहे हैं। और जिस तरह से इसका और इन समीकरणों के बदलने बिगड़ने मुलाकातों का एक जो पुख्ता प्रमाण है वो ये है कि नीतीश के करीबियों के यहाँ और चिराग पासवान के करीबियों के यहाँ ईडी की छापेमारी। अमलेंदु जी। बिल्कुल समीर जी, और ये एक तरीके से देखा जाए कि जो शुरू में ही जो अंदेशा जताया जा रहा था, आशंकाएं जताई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत भले ही ना मिला हो लोकसभा में, लोकसभा चुनाव में उसकी हार हुई हो, लेकिन वो किसी तरीके से अपना जुगाड़ करने की कोशिश करेगी। और चूंकि गलती जो है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कर चुके हैं मोदी को प्रधानमंत्री बनवा कर, तो अब ईडी और सीबीआई उनके कब्जे में सीधे सीधे आ चुके हैं। तो अब वो इसका इस्तेमाल जो है वो पहले अपने सहयोगियों पे करेंगे, विपक्षियों पे कम करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने सहयोगियों को जला कर रखना है, और अगर इनको नहीं जलाएंगे तो मामला खराब हो सकता है, ये सहयोगी दबाव बना सकते हैं। जिस तरीके से बजट को लेकर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने दबाव बनाया था, और उसके बाद पूरा बजट जो था वो आंध्र प्रदेश और बिहार को समर्पित कर दिया गया केंद्र सरकार का, उससे समझ में आया कि मोदी सरकार जो है वो इनके दबाव में है इस तरीके से। लेकिन अब उसकी काट जो खोजी जा रही है, तो उसी के बाद समझिए आप देखिए संजीव हंस के यहाँ जो थी वो छापेमारी हुई, और संजीव हंस नीतीश कुमार के बहुत नजदीकी, बहुत करीबी समझे जाते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो जो हुलास पांडे हैं वो रामविलास पासवान के समय से उनके बहुत ज्यादा नजदीकी हैं उस पर परिवार के, मतलब। और यहाँ तक कि वो संसदीय दल के अध्यक्ष रहे लोजपा रामविलास के, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कद है। उनके यहाँ अगर ईडी की छापेमारी होती है तो ये साफ संकेत चिराग पासवान को देने की थी। असल में जातिगत जनगणना के सवाल पर और आरक्षण के सवाल पर चिराग पासवान खुलकर जो थे वो बोले, और इस सरकार से उन्होंने अपनी असहमतियां दर्ज कराई। यानी वो अपना एजेंडा छोड़ना नहीं चाहते। तो भारतीय जनता पार्टी का जो सांप्रदायिक विभाजन का एजेंडा है, चिराग पासवान उस पर जाना नहीं चाहते। तो बीच बीच में चिराग पासवान के मुंह से जो बातें निकल जाती हैं अपने सिद्धांतों की, तो ये समझ रहे हैं, तो मोदी शाह कंपनी समझ रही है कि चिराग पासवान अगर किसी दिन इन सिद्धांतों के बल पे आ गए तो ये चले जाएंगे इंडिया गठबंधन में, और फिर बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। नीतीश कुमार भी अगर पलटी मारते हैं। दूसरी बात यह कि पहले चिराग पासवान का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के खिलाफ किया था, लेकिन जब चिराग पासवान की ही पार्टी बीजेपी ने तोड़ी तो चिराग पासवान को समझ में आ गया कि वो हनुमान जो थे वो गलत बने थे, और वो हनुमान बनना उनका ठीक नहीं था, ये उनकी समझ में आ गया। तो अब जो उनके सुर दिखाई पड़ रहे, तो इधर नीतीश कुमार से भी चिराग पासवान के जो दूरियां थी वो मिट चुकी हैं, और संबंध उनके अच्छे हो चुके हैं। तो यानी अब नीतीश कुमार और चिराग पासवान मिलकर कोई फैसला ले सकते हैं। रही सही कसर जो थी वो पूरी कर दी अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करके। अब अगर चुनाव में जाते हैं चिराग पासवान और नीतीश कुमार जाते हैं, तो जनता उनसे सवाल करेगी कि आप उस समय खामोश क्यों थे जब अमित शाह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे थे। तो यानी अब एक तरीके से देखा जाए समीर जी, तो अब नीतीश कुमार और चिराग पासवान के सामने रास्ता खुला हुआ है। उनके पास एनडीए को छोड़ने का एक माकूल जो है वो कहा जाए मौका भी है, और कारण भी दिख रहा है। जी, तो दोनों चीजें हैं उनके पास। और एक चीज और अमलेंदु जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि अब चूंकि तेलुगु देशम पार्टी और खासतौर पर जेडीयू एलजेपी की मदद से ही ये सरकार टिकी हुई है, केंद्र की सरकार, और शुरू में जिस तरह से बजट में दोनों ही राज्यों के लिए जमकर जो उन्होंने मांगा वो दिया गया। हालांकि जेडीयू के लोग खुश नहीं थे उन सारी चीजों से, लेकिन फिर भी पर उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आक्रामक शैली दिखा रही है, आक्रामकता दिखा रही है अपने सहयोगी दलों के खिलाफ, और अब इस तरह से अगर ईडी की छापेमारी हो रही है, तो अब इन लोगों को यह भी महसूस हो रहा होगा कि शुरू में तो सरकार बनानी थी और उस समय मदद लेनी थी, लेकिन ये रवैया जो पिछले 10 साल से जो कार्यशैली अपनाई जा रही है पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में, वो बदलने वाली नहीं है। इसका भी आभास दे दिया है सरकार ने। बिल्कुल समीर जी, सरकार ने आभास दे दिया है, और वो किसी भी हाल में बदल नहीं रहे हैं, ये साफ तौर पर समझ में आ गया है। और जिस तरीके से उनका बर्ताव अपने दलों के साथ में, आप देखिए कि एकनाथ शिंदे को सामने रखकर चुनाव लड़ा गया,
और एकनाथ शिंदे जब यहाँ सरकार बन गई तो एकनाथ शिंदे को एक तरह से कहा दूध में से मक्खी की तरह जो है निकालकर बाहर कर दिया गया, और एकनाथ शिंदे ने अभी तक जो है वो उप मुख्यमंत्री पद का पदभार जो है वो ग्रहण नहीं किया है। शपथ तो ले ली है, लेकिन उन्होंने ऑफिस जो है वो ज्वाइन नहीं किया है एकनाथ शिंदे ने। तो नीतीश कुमार को भी ये समझ में आ रहा है कि अगर बीजेपी के साथ मिलकर लड़ते हैं तो बीजेपी उनके साथ वही कर सकती है जो एकनाथ शिंदे के साथ किया था। तो नीतीश कुमार काफी कुछ सोच कर चल रहे हैं। सूचना ये भी है कि नीतीश कुमार की और लालू प्रसाद यादव की आपस में कुछ बातचीत भी हो चुकी है। हालांकि तेजस्वी यादव जो है वो इस समय नीतीश कुमार से नाराज बताए जाते हैं, तेजस्वी की इच्छा नहीं है ऐसा समझा जाता है। लेकिन लेकिन इसको स्ट्रेटेजी भी समझा जा सकता है। इसको स्ट्रेटेजी भी समझा जा सकता है कि नीतीश तेजस्वी ऊपर से ऐसे बोलते रहे और आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे, और फिर जो नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार का भी इन जब खबरों के बीच नीतीश कुमार का भी एक बयान आया कि वो नहीं पलटने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले। हाँ, उनका भी बयान आया, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। और बार बार जो है वो ये कहते रहते हैं कि अब हम गलती हो गई, हम कहीं नहीं जाएंगे और इधर नहीं जाएंगे उधर नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रहेंगे। और बार बार जो पैर छूने की कोशिश जो नरेंद्र मोदी की करते हैं, तो वो भी सब एक नीतीश कुमार का एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। नीतीश कुमार किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं और वो ये समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अब चुनाव में जाना खतरे से खाली नहीं है किसी भी तरीके से। जी बिल्कुल, और ये समय है कि ये दबाव काम आएगा, क्योंकि केंद्र की सरकार इन्हीं दोनों की पार्टियों की बदौलत टिकी हुई है। और अगर जिस तरह से देखा जाए तो 5 सांसद लोकसभा में एलजेपी के हैं, चिराग पासवान की पार्टी के, 12 सांसद नीतीश कुमार की जेडीयू के हैं, उधर एकनाथ शिंदे के पास 7 सांसद हैं, 16 तेलुगु देशम पार्टी। यानी ये पार्टियां अगर जरा भी बगावत का रुख अपनाती हैं, एनडीए से नाराजगी दिखाती हैं, तो सरकार को कई मौकों पर 6 महीने के भीतर ही कई मौकों पर झुका चुकी हैं। लेकिन जिस तरह से ये दबाव की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, यानी जो छापेमारी हो रही है सहयोगी दलों के नेताओं और उनके नेताओं के करीबियों के यहाँ, उसको देखते हुए केंद्र की सरकार कब संकट में आ जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है। और अगर बिहार की सरकार, यहां पर जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलट सकते हैं, तो नीतीश कुमार के पलटने का सीधा मतलब होगा कि केंद्र में जो एनडीए की सरकार है उस पर खतरे मंडराने लग जाएंगे। खतरा आ ही जाएगा सीधे तौर पर। बिल्कुल समीर जी, खतरा आ ही जाएगा, खतरा आ ही गया है। इस वक्त मोदी सरकार खतरे में ही चल रही है जी, एक तरीके से आप समझा जा सकता है। और अमित शाह के वक्तव्य को लेकर तो काफी ज्यादा बवाल जो है वो मचा हुआ है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है किसी भी तरीके से। और आप देखिए कि कल जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि में पहुंचे थे अमित शाह, उनका चेहरा बुझा बुझा सा था, वो नजरें नहीं मिला पा रहे थे अपने सहयोगियों से, किसी से भी जो अगल बगल भी बैठे हुए थे उनसे। तो अमित शाह का बयान काफी बड़ा मुद्दा बन गया है। और जो 25 दिसंबर को बैठक बुलाई गई एनडीए की जेपी नड्डा के आवास पर, उसमें साफ तौर पर यह समझ में आया कि नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। और उनकी पार्टी की तरफ से जो राजीव सिंह ललन सिंह पहुंचे भी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो भी जो थे उन्होंने बाहर आके कहा कि मतलब नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अमित शाह के बयान पर ललन सिंह का भी कोई वक्तव्य नहीं था कि हम उसका समर्थन करते हैं। जी अमित शाह के बयान का समर्थन कोई नहीं कर रहा है। और अमित शाह अकेले मतलब अलग थलग एनडीए में बीजेपी में पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। ये साफ समझ में आता है, नीतीश कुमार को भी समझ में आ रहा है, चिराग पासवान को भी समझ में आ रहा है कि जब तक अगर अमित शाह का इस्तीफा नहीं होता है तो अमित शाह के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहना बहुत बड़ा नुकसान जो है इन दलों को होगा, क्योंकि इनका मतदाता जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अमित शाह जो है वो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान पर बने हुए हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थन में खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है। और यही बात है कि वो अब सहयोगी दलों के ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं कि वो इनका समर्थन करें। 25 तारीख की जो बैठक रही जेपी नड्डा के घर पर जिसमें अमित शाह रहे, उसमें वो बुलाई ही इसीलिए गई थी और उसमें साफ तौर पर कहा गया कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के घटक दल हमलावर हैं अमित शाह के ऊपर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर, उसी तरह से एनडीए के घटक दल हमला करें इन इंडिया गठबंधन के घटक दलों पर। और निश्चित तौर पर उसमें एक तो नीतीश कुमार गए नहीं, एकनाथ शिंदे भी नहीं गए, और एकनाथ शिंदे गए थे, लेकिन उसको लेकर जो जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है एनडीए के घटक दलों पर, उस दबाव को भी ये मुझे लग रहा है अमलेदु जी की ये नेता सोच रहे हैं कि ये अच्छा मौका है कि निकल ले। और चूंकि अगर ये दबाव बनाया गया,
इन्होंने अगर इस पे समर्थन किया बीजेपी का तो कहीं ना कहीं फिर जो मतदाता है वो खिसक जाएगा, पूरी तरह से खिसक जाएगा। वैसे ही बीजेपी के साथ बने रहने पर इन घटक दलों के ऊपर तलवार लटकी है कि इनका अस्तित्व कब तक रहेगा ये पता नहीं। हाँ बिल्कुल, अब समीर जी, और ये एक तरीके से देखा जाए बड़ा संकट जो है इनके सामने, सबके सामने खड़ा हो गया है और ये साफ समझ में आ रहा है कि मतलब बीजेपी जो कर रही है उसका असर इन दलों के ऊपर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इनको समझ में आ रहा है कि बीजेपी अपनी तो राजनीति कर रही है लेकिन इसका संकट जो है वो किसके ऊपर पड़ रहा है, असर जो है वो इन दलों के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि इनका मतदाता जो है ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया जाए। दूसरा समीर जी, जिस तरीके से ईडी का मसला जो है वो आ रहा है और ईडी के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने जो दबाव बनाने की कोशिश की एक तरीके से चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों के ऊपर, तो इससे अब दोनों की समझ में आ गया है कि अगर विधानसभा चुनाव के बाद कोई ऐसी स्थिति बनती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी दोनों को रगड़ देगी। तो इसलिए ये चाहते हैं कि बिहार में भी इनकी सरकार ना रहे और केंद्र में भी अब नरेंद्र मोदी सरकार से बाहर जाए, ये दोनों की इच्छा बताई जा रही है। जी बिल्कुल, और ये हरियाणा बहुत बड़ा उदाहरण है। हरियाणा में भी पहले इंडियन नेशनल लोकदल के साथ भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक वहां गठबंधन किया और महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ, लेकिन दोनों ही पार्टियों के साथ क्या किया और उसका मकसद जब पूरा हो गया, अकेले दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आ गई, तो फिर गठबंधन के घटक दलों के साथ जो बर्ताव रहा, बिहार में नीतीश कुमार को भी वही दिख रहा है और नीतीश कुमार उसका दंश झेल भी चुके हैं। और दूसरी ओर अब लोक जनशक्ति पार्टी यानी जो चिराग पासवान, जो प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान खुद को बताते हैं, उनको भी ये आशंका दिख रही है और जरा सी उनकी जो बैठक होने लगी यानी तेजस्वी यादव से मुलाकात भर हो गई, इसकी भनक लग गई और उसके बाद उनके सहयोगियों के यहाँ ईडी के छापेमारी शुरू हो गई। इसका मतलब उनको ये संकेत दे दिया गया कि आप अगर जरा सा भी इधर से उधर जाने की कोशिश करेंगे तो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स आपके यहां भी जाने से कतराएंगे नहीं, वो चले जाएंगे। और ये आरोप तो लगातार लगते ही रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पर कि कैसे वो सहयोगी दलों को और अपने विरोधियों को अपनी तरफ करने के लिए और सहयोगी दलों को अपने साथ बनाए रखने के लिए ईडी, इनकम टैक्स जैसी जांच एजेंसियों का सहारा लेती है। बावजूद इसके कि इन एजेंसियों को बार बार फटकार लगती रहती है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से। तो अब सीधे तौर पर बिहार के जो सहयोगी दल है, लोक जनशक्ति पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, वहां भी बगावत के स्वर जहां उठने लगे तो तुरंत ही ईडी और सीबीआई भी वहां पहुंचने लगी। अब उसके बाद क्या होना है, खिचड़ी पक रही है, लेकिन आने वाले दिनों में बड़ी खबर वहां से मिल सकती है। और जैसा हमारे साथी अविनाश बता रहे थे कि चूंकि 14 जनवरी तक कोई नीतीश कुमार कम से कम कोई किसी फैसले की घोषणा नहीं करेंगे, तो 14 जनवरी तक केवल तैयारियां हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं और बैठकों का दौर चल रहा है। नीतीश कुमार आज दिल्ली में है, कांग्रेस के नेताओं के साथ मुलाकात होगी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर जाएंगे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ भी उनकी मुलाकात होनी तय है। लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेताओं से जिस तरह से वो कट रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, दिल्ली में बैठक हुई तो उसमें नहीं आए और अब अमित शाह जब पटना जाने वाले हैं तो उस दिन भी वो वहां नहीं रहेंगे, उनका पहले से तय कार्यक्रम है उनकी यात्रा का। तो ये साफ दिखा रहा है कि बीजेपी से दूरियां और इंडिया गठबंधन से नजदीकियां कुछ न कुछ गुल खिलाने वाला है। हाँ बिल्कुल समझिए, कुछ ना कुछ गुल खिलने वाला है। और आप देखिए नीतीश कुमार इधर जो है वो इंडिया गठबंधन पे कोई बात नहीं बोल रहे हैं जी, मतलब कोई प्रहार नहीं कर रहे हैं, ना मोदी के समर्थन में इस समय कोई बात कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से देखा जा सकता है। इधर चिराग पासवान भी जो है वो बिल्कुल खामोश हैं, तो दोनों के मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, मन की बात दोनों की अभी तक सामने निकल कर नहीं आ रही है और लगता ही है कि इनकी बात निकल कर सामने तभी आएगी जब अंदर सारी चीजें पक जाएंगी, तब इनकी मन की बात सामने निकल कर आएगी। समीर जी बिल्कुल, तो मन की बात नहीं निकल कर आ रही है सामने और लेकिन मन में चल बहुत कुछ रहा है, बैठकें चल रही हैं, वार्ताएं चल रही हैं और बहुत कुछ हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि इन सारी चीजों की भनक भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को भी है और वो इसको रोकने की कोशिश भी कर रही है। रोकने का सबसे बढ़िया तरीका उसके पास है जांच एजेंसियां,
उनका उपयोग कर रही है। हाँ, जांच एजेंसियों का उपयोग कर रही है। और दूसरा समीर जी, जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र में घपले हुए जी, तो उस तरीके की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी करेगी। नीतीश कुमार को ये भी समझ में आ रहा है जी हाँ, कि ये इस तरीके की घपलेबाजी है यहाँ भी करेगी। और फिर जैसे एकनाथ शिंदे को निकाल के बाहर कर दिया, इसी तरीके से नीतीश कुमार को बाहर कर देगी। अब एकनाथ शिंदे का तो 12वीं के बाद इंटर हो गया और हाई स्कूल भी हो गया 12वीं के बाद, लेकिन नीतीश कुमार तो अब 12वीं के बाद इंटर और 12वीं के बाद हाई स्कूल नहीं करेंगे नीतीश कुमार। अब वो तो 6 बार के मुख्यमंत्री हैं। 6 बार। अब डिप्टी सीएम उनको बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो तैयार हो जाएंगे। हाँ, तो ये समझ में आ रहा है नीतीश कुमार को। बीजेपी जो है वो आखिरी समय में नीतीश कुमार का 12वीं के बाद इंटर और इंटर के बाद हाई स्कूल कराना चाहती है। तो नीतीश कुमार ऐसे कैसे कर लें? तो नीतीश कुमार अब मोदी जी का कराएंगे 12वीं के बाद इंटर और हाई स्कूल। जी, तो ये तैयारियां दोनों में शुरू हो रही हैं। इधर अरविंद केजरीवाल जो है, उन्होंने आज बहुत गंभीर आरोप समीर जी लगाए हैं। हाँ। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव वोटर लिस्ट में धांधलियां करी थी, उसी तरीके से दिल्ली में भी धांधलियां की जा रही हैं। अकेले उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 5000 वोट काटे गए हैं, 7500 वोट नए डाले गए हैं। और उनका कहना है कि अगर यही करना है इसी तरीके से 12% तक वोट आपको हटा देने और नए वोट डाल देने हैं, तो फिर आपको चुनाव कराने की आवश्यकता ही क्यों है? जी, अगर हम लोग सुनते हैं अरविंद केजरीवाल को क्या कहा है, किस तरह के आरोप लगाए हैं। पहले भी एजेंसी में 11,000 वोट कम कर दिए जा रहे हैं और इस तरह की तमाम जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, वहां पर ये कवायद चल रही है। और जो नाम काटे जा रहे हैं और नाम जोड़े जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सिफारिश से जोड़े जा रहे हैं और काटे जा रहे हैं। ये बहुत गंभीर आरोप है। सीधे तौर पर जो लगातार आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सहमति से कर रहा है, उनके फायदे के लिए कर रहा है और उनसे सलाह लेकर कर रहा है। जी, उसकी पुष्टि हो रही है। जी बिल्कुल, इसी की पुष्टि हो रही है। और ये चीज अब समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार ही लेकर आए थे, तो नीतीश कुमार को ये जानकारी नहीं होगी क्या? बिल्कुल, हाँ। तो नीतीश कुमार अभी से सोच के चल रहे हैं कि आगे बीजेपी क्या करने वाली है और क्या खेल करेगी। तो नीतीश कुमार पहले सतर्क है, बीजेपी को कोई मौका ही ये नहीं देंगे कि क्या किया जा सकता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अगर बिहार में सरकार में शामिल रहेगी इस समय नीतीश कुमार के साथ में, तो फिर वही करेगी जो उसने हरियाणा और महाराष्ट्र में किया। तो नीतीश कुमार कोई भी ऐसा अवसर देना नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी को कि वो बिहार में वो खेल कर सके जो उसने हरियाणा और महाराष्ट्र में किए। तो इसलिए नीतीश कुमार अब सतर्क हो गए हैं और जो सूचनाएं मिल रही हैं वो सूचनाएं यही बता रही हैं कि नीतीश कुमार अब मोदी जी को टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं। जी बिल्कुल, इसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं और उनके इस अभियान में अब जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी भी शामिल दिखाई पड़ रही है सीधे तौर पर, और भारतीय जनता पार्टी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी के भी रिश्ते जो अब दिख रहे हैं वो साफ ये बता रहे हैं कि न सिर्फ बिहार में सरकार बदलने की तैयारी हो रही है बल्कि उसका असर केंद्र पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। क्योंकि अगर लोक जनशक्ति पार्टी और नीतीश कुमार ये दोनों ही एनडीए से अलग हो जाते हैं, यानी केंद्र सरकार से अपना समर्थन ले लेते हैं, तब फिर केंद्र का सरकार का बच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि उस स्थिति में तेलुगु देशम पार्टी के पास भी सरकार के साथ बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, कोई उसकी मजबूरी नहीं रह जाएगी, जैसा कहा जा रहा है, माना जा रहा है। हालांकि तेलुगु देशम पार्टी लगातार तमाम दबाव बनाकर अपने राज्य के फायदे के लिए बहुत कुछ फायदा ले रही है, लेकिन ये चीजें सिर्फ तभी तक हैं जब तक दिल्ली की सरकार यानी केंद्र सरकार आसानी से चल रही है। 12, 5, 17 सांसदों के साथ और उधर एकनाथ शिंदे तैयार बैठे हैं। डिप्टी सीएम बनने के बाद भी वो अपना पदभार नहीं ग्रहण कर रहे हैं। जो विभाग चाहते थे उनको वो विभाग भी नहीं दिया गया, यानी वहां पर जिस तरह से उनको लगातार नीचा दिखाने की कोशिश की गई और नीचे कर भी दिया गया, उन सारी चीजों को लेकर नाराजगी बनी हुई है। 7 सांसद उनके पास है, तो लगभग ये 20 सांसद अगर अलग हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर संकट आना तय माना जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये तय माना जा रहा है समीर जी, और संकट भारतीय जनता पार्टी खुद तैयार कर रही है एक तरीके से देखा जाए।
मतलब जिस तरीके से सरकारों को और खासतौर से अपने सहयोगियों को डिस्टर्ब करने की जो बीजेपी की रणनीति है, उस रणनीति पे काम कर रही है। और नीतीश कुमार अब यही समझ रहे हैं कि अब नीतीश कुमार का 12वीं के बाद हाई स्कूल कराने की तैयारी बीजेपी कर रही है। तो नीतीश कुमार जो है वो चूंकि बहुत खाए खेले हैं और क्लास में आगे बैठकर पढ़े हैं, राजनीति की क्लास में खास तौर से, तो इसलिए वो बता रहे हैं कि मोदी जी मैं आपसे सीनियर हूँ और आप जब जो थे वो घुटनों पर चला करते थे तब मैं क्लास में आगे बैठ कर पढ़ा करता था, तो अब आप मेरे स्कूल के जूनियर छात्र हैं तो कम से कम मुझे आप जो है वो हाई स्कूल मतलब इंटर के बाद हाई स्कूल कराने की मत सोचिए। तो ये जो है वो नीतीश कुमार अब तय कर रहे हैं। तो आप देखना ये समीर जी कि ये जो चल रहा है बिहार में, इसका केंद्र की राजनीति पर भी क्या असर पड़ता है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार, चिराग पासवान और एकनाथ शिंदे ये तीनों अगर मिल जाते हैं समीर जी, तो केंद्र सरकार का जो है टाटा बाय बाय भी हो जाएगा और बिहार और महाराष्ट्र में भी काफी ज्यादा उथल पुथल देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि महज 293 सीटें हैं इस समय एनडीए के पास, गठबंधन के पास 272 चाहिए। अगर उनमें से 20 सीटें इन्हीं लोगों के पास है कम हो जाती हैं और तेलुगु देशम पार्टी भी अगर छोड़ देती है एनडीए का साथ, तब तो फिर सरकार चली ही जाएगी। लेकिन इन्हीं तीनों दलों की बदौलत अगर ये तीन दल भी साथ छोड़ देते हैं तो संकट में आना तय है सरकार का। लेकिन एक बात और है अमलेंदु जी, इस स्थिति से बचने के लिए ये केंद्र सरकार जरूर करेगी, क्योंकि बिहार में सरकार आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर केंद्र सरकार पर खतरा आएगा तो कोई भी समझौता करने के लिए केंद्र सरकार तैयार रहेगी, भारतीय जनता पार्टी तैयार रहेगी। क्या केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में जो बीजेपी का बिहार का नेतृत्व भी है वो भी समझौता करने को तैयार होगा, या फिर बीजेपी के अंदर भी उथल पुथल मचेगी इस चीज को लेकर? देखिए समीर जी, एक तो बीजेपी के अंदर काफी ज्यादा उथल पुथल है, दूसरा बिहार में बीजेपी के पास कोई इस तरीके का नेतृत्व नहीं है जी जो किसी भी तरीके से नीतीश कुमार का या तेजस्वी या लालू का सामना कर सके। पहली बात तो ये, तो इसलिए बिहार के बीजेपी के नेताओं के ना वक्तव्यों का कोई मानी है और ना कोई उनके प्रतिरोध और उनकी आवाज का कोई मतलब है। वरना तो कह रहे थे कि साहब नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद है, ये तो कहा था खुद अमित शाह ने। तो जब अमित शाह ने बंद कर दिए थे दरवाजे, वो दरवाजे खुल गए, तो अमित शाह की भी कुछ नहीं चल रही है। इसका मतलब बीजेपी में बिहार के मामले में देखा जाए, इसका मतलब साफ साफ है कि नीतीश कुमार अच्छे तरीके से समझते हैं कि उनको कहाँ क्या दाव चलना है और कब किस समय पलटी मारनी है, ये नीतीश कुमार को अच्छी तरीके से मालूम है और नीतीश कुमार उसकी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि जिस तरीके से गिरिराज सिंह की यात्रा के जरिए बिहार का सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की गई, नीतीश कुमार उससे और ज्यादा सजग हो गए कि भारतीय जनता पार्टी सारे वो कुकर्म करेगी जो उसने और राज्यों में किए हैं। तो यहाँ नीतीश कुमार उसको किसी भी तरीके से सफल होने देना नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि दोष उन्हीं पे आएगा, दोष उन्हीं पे आएगा। और इससे कमजोर कौन होगा? नीतीश कमजोर होंगे। मजबूत कौन होगी? बीजेपी मजबूत होगी। तो ये साफ तौर पर नीतीश को समझ में आ गया। तो नीतीश कुमार अब अपने आगे की रणनीति देखकर चल रहे हैं। दूसरा उनकी समझ में ये आ रहा है कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी का क्या होगा, ये भी है। इधर अरविंद केजरीवाल ने समीर जी जो है एक चिट्ठी जो है वो लिखी है, जो जिला नई दिल्ली का जिला निर्वाचन अधिकारी है, वो चिट्ठी हम लोग आप देख रहे हैं इस पे, और उन्होंने इसमें लिखा है कि मैं आपको तत्काल यह कहने के लिए लिख रहा हूं। जी बिल्कुल, वो लिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल अपने पत्र में कि मैं आपको तत्काल ये बताने के लिए लिख रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने के लिए आवेदनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो ये चीजें लिखी हुई है। उसके बाद उन्होंने उसका पूरा ब्यौरा दिया हुआ है, फॉर्म 6 जो मिला हुआ है कि किस तरह से किन किन नामों को जोड़ने के लिए और उनको हटाने के लिए एप्लीकेशन दिए गए हैं, आवेदन दिए गए हैं, उसका जिक्र किया है। यानी अरविंद केजरीवाल बार बार चुनाव आयोग पर, पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं कि नई दिल्ली में विधानसभा चुनाव में किस तरह से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर धांधली करने की कोशिश कर रहा है। कोशिश नहीं कर रहा है बल्कि पूरी तैयारी कर चुका है। बीजेपी के नेताओं की सिफारिश पर मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, काटे जा रहे हैं और जोड़े जा रहे हैं। उसका ब्यौरा मांगा है। अब ये देखना है कि चुनाव आयोग उनको क्या इसका जवाब देता है, क्या उसी तरह से दे देता है जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जो धांधली के आरोप रहे उनका दे दिया गया, या फिर कुछ और जवाब देता है। लेकिन पहले से ही महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उसको लेकर जो चुनाव आयोग है वो कोर्ट में भी घिरा हुआ है, विपक्षी दलों के निशाने पर भी है। लेकिन अब जिस तरह से
दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूचियों में आरोप लग रहे हैं वो बड़े गंभीर आरोप है और वो साफ दिखा रहे हैं कि ये सारी जो कवायद हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सिफारिश पर, उनकी सलाह पर चुनाव आयोग ये सब कर रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, चुनाव आयोग सब ये कर रहा है और बीजेपी के नेताओं की सिफारिश में कर रहा है। ये सीधा सीधा आरोप तो अरविंद केजरीवाल ने लगाया ही है और साथ में वो डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं कि कौन से मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, किस तरीके से, वो भी लिस्ट में किन्होंने सिफारिश की ये भी दिखाया जा रहा है। इसका मतलब समीर जी की भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर जो खेल करती है वो खेल पकड़ में आ गए। और अरविंद केजरीवाल का साफ कहना है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वो हम दिल्ली में नहीं होने देंगे और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोटर लिस्टों में हेराफेरी नहीं करने देंगे, फर्जी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं बढ़वाने देंगे, ये उनका कहना है। जी बिल्कुल, इससे पहले शाहदरा सीट के सारे दस्तावेज दिए गए थे, चुनाव आयोग को पूछा गया था। उसके बाद अब नई दिल्ली सीट के दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं जहां धांधली के आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल और कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। नई दिल्ली वही सीट है जहां से अरविंद केजरीवाल खुद विधायक हैं, चुनाव वहां से लगातार लड़ते हैं। एक बार सुनते हैं किस तरह के आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल और क्या उन्होंने चुनाव आयोग को, जो निर्वाचन अधिकारी को, लिख कर दिया है अपने पत्र में। ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चालू हुआ है। अच्छा, 15 दिसंबर से आज तक ऑपरेशन लोटस 15 दिन इन्होंने लगभग 5000 एप्लीकेशन डिलीशन की डाली है। 5000 वोटर डिलीट करने की एप्लीकेशन 15 दिन जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में अगस्त से लगभग 20 अगस्त से लेकर 20 ले लिया जाता था, यानी चुनाव हारने के बाद भी जब किसी दूसरी पार्टी की सरकार बनती थी तो उसके विधायकों को अपने साथ करके और सरकार अपनी बना लेने का तरीका अपनाया गया था, जिसको ऑपरेशन लोटस नाम दिया गया। ये नए तरह का ऑपरेशन लोटस है जिसका जिक्र कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जी समीर जी, ऑपरेशन लोटस कई तरीके के होते हैं, तो ये एक नए तरीके का ऑपरेशन लोटस है और ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस किस तरीके से सिर्फ विधायकों को खरीदने तक नहीं है, मतदाताओं का भी नाम घटाना और फर्जी मतदाता बढ़ाना, ये काम भी जो ये ऑपरेशन लोटस और इसके जरिए भी सरकारें कब्जाई जा रही हैं। यानी बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी वोटर लिस्टों में हेराफेरी किस तरीके से कर रही है और किस तरीके से चुनावी प्रक्रिया जो है उसको बाधित कर रही है और किस तरीके से जो निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव होना चाहिए उसमें बाधा डाली जा रही है। इसकी तरफ अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और लगातार वो दस्तावेजों के साथ चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे हैं, निर्वाचन अधिकारी को लिख कर दे रहे हैं, जानकारी मांग रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ा आरोप अभी से लगने लग गया है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया को चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर कैसे उसको नियंत्रित करता है, बीजेपी के पक्ष में कैसे करने की कोशिश करता है, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। यही आरोप चुनाव आयोग पर लगातार लग रहे हैं और इसको लेकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। महाराष्ट्र, हरियाणा विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से नतीजे आए या फिर लोकसभा चुनाव में भी, और आखिर में कैसे मत प्रतिशत को बढ़ा दिया जाता है, इन सारे आरोपों को लेकर चुनाव आयोग लगातार निशाने पर है और चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करने की वजह से सरकार भी निशाने पर है। यही नहीं, उन नियमों को भी बदल दिया जा रहा है कि दस्तावेज आपको मतदान के दौरान के दिखाए नहीं जाएंगे, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है सरकार पर। अभी पिछले दिनों जो विधि और न्याय मंत्रालय ने 1961 के नियम में बदलाव कर दिया था, तो सरकार कई चीजों के, कई आरोपों के घेरे में है। विपक्ष के लगातार उस पर आरोप लग रहे हैं कि कैसे वो संविधान को कमजोर कर रही है, किस तरह से वो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रही है, और यही नहीं, तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको किस तरह से कमजोर कर रही है। इन सारे आरोपों के बीच सरकार पर एक और बड़ा आरोप ये लगा है कि राजनीतिक विरोधियों का किस तरह से वो अपमान करती है, न सिर्फ उनके जीवित रहने पर बल्कि उनकी मृत्यु के बाद भी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर जिस तरह से सरकार घिरी हुई है, उस पर एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं। पहले ही आरोप तो लगे कि उनको सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनको नहीं उनका कराया गया, और जहां पर उनका अंतिम संस्कार कराया गया वहां इस तरह की व्यवस्था की गई कि कोई वहां पहुंच नहीं पाए।
और इन सब के बीच जो लोग वहां पहुंचे भी तो उसकी कवरेज इस तरह से की गई कि कोई वहां दिखाई न पड़े। अमलेंदु जी, क्या इस सारे ये जो आरोपों पे नए आरोप हैं, कांग्रेस पार्टी ने देर शाम कल इस तरह के तमाम आरोप लगाए, तो उनमें और क्या चीजें कही हैं पार्टी ने? देखिए समीर जी, उसमें पार्टी ने काफी कुछ बातें कही और जो गंभीर आरोप जो है वो पार्टी ने लगाए हैं जी। और जो पवन खेड़ा है उनके प्रवक्ता भी हैं जी। उन्होंने एक लंबा चौड़ा का ट्वीट किया। उन्होंने बहुत सारे चौंकाने वाले जो थे वो दावे किए। जी हाँ। पहला दावा तो ये था कि दूरदर्शन को छोड़कर किसी भी समाचार एजेंसी को अनुमति नहीं दी गई और डीजी ने मोदी और शाह पर ध्यान केंद्रित किया, डॉक्टर सिंह के परिवार को मुश्किल ही कवर किया। जी हाँ। एक आरोप तो ये है। हाँ। दूसरा आरोप ये है कि डॉक्टर सिंह के परिवार के लिए केवल 3 कुर्सियां ही सामने की पंक्ति में रखी गई। कांग्रेस नेताओं को उनकी बेटियों और अन्य परिवार के सदस्यों के लिए सीटों की व्यवस्था के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। दूसरा आरोप ये है। तीसरा आरोप ये है कि राष्ट्रीय ध्वज को उनकी विधवा को सौंपे जाने या गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने खड़े होने की जहमत तक नहीं उठाई। ये सब साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा था जब हम लोग कल कार्यक्रम भी कर रहे थे और हमने कहा भी था कि नरेंद्र मोदी उठकर खड़े नहीं हुए और बाद में जब सबसे आखिर में वो जैसे थोड़ी देर के लिए उठ के खड़े हुए नरेंद्र मोदी ये आया। फिर यह कि अंतिम संस्कार की चिता के आसपास परिवार को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया क्योंकि एक और जो थी वो सैनिकों ने जगह घेर रखी थी। ये भी हुआ, ये भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से वो विजुअल हम लोगों ने चलाई भी थी, दिखाया भी था हम लोगों ने भी। इसको जनता को अंदर आने से रोका गया, वो बाहर से ही कार्यक्रम देखने को मजबूर रही, ये भी देखने में समझ में आया। एक और आरोप है कि अमित शाह के काफिले ने शव यात्रा को बाधित कर दिया, जिससे परिवार की गाड़ियां बाहर रह गईं, गेट बंद कर दिया गया और परिवार के सदस्यों को ढूंढकर वापस लाना पड़ा। जी। एक और आरोप यह है कि अंतिम संस्कार की रस्में निभाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह के पोतों को चिता तक पहुंचने के लिए जगह के लिए संघर्ष करना पड़ा। ये बहुत गंभीर आरोप है। जी। और ये आरोप है कि विदेशी राजनयिकों को कहीं और बैठाया गया और वे नजर नहीं आए। हैरानी की बात यह रही कि जब भूटान के राजा खड़े हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े नहीं हुए। जी हाँ। ये भी हम लोगों ने दिखाया था। और पूरे अंतिम संस्कार स्थल को इतनी खराब तरीके से व्यवस्थित किया गया था कि शव यात्रा में भाग लेने वाले कई लोगों के लिए कोई जगह नहीं बची। और पवन खेड़ा ने लिखा कि इस महान राजनेता के साथ किए गए इस अपमानजनक व्यवहार से सरकार की प्राथमिकताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उसकी संवेदनशीलता उजागर होती है। डॉक्टर सिंह गरिमा के पात्र थे, न कि इस शर्मनाक दृश्य के। तो ये समीर जी जो किया है सरकार ने वो समझ आया है। और आज भी समीर जी सारे कार्यक्रम जब राष्ट्रीय कार्यक्रम स्थगित हैं, राष्ट्रीय शोक 7 दिन का है, राष्ट्रीय ध्वज झुका हुआ है, खुद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक होनी थी वो स्थगित हो गई है। अमित शाह का उड़ीसा का दौरा स्थगित हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात नहीं रुकी। ये कैसा जो है राष्ट्रीय शोक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात जारी रहेगी। और उस मन की बात में समीर जी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो ऐप भी बता रहे हैं, कुंभ यात्रा भी बता रहे हैं, मोहम्मद रफी को भी याद कर रहे हैं कि उनकी 100वीं जयंती अभी मनी है, कुछ दिन पहले मनी है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का माँ जो है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से उस मन की बात को नहीं निकला है। तो ये जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपनी तुच्छता का परिचय दिया है ये देश देख रहा है। और समय जो है समीर जी वो एक गाना है ना कि वो क्या है वो मतलब समय जो है काफी ज्यादा बलवान है। जी। तो वो समय बहुत बलवान है, तो नरेंद्र मोदी को याद रखना चाहिए कि आप समय से ज्यादा बलवान नहीं है। और सब कुछ समीर जी इस दुनिया में ही होता है, हिसाब किताब कहीं और नहीं होता, कोई ऊपर नहीं है। जी बिल्कुल, और ऊपर नहीं होते, सारे हिसाब किताब यही होता है। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है किस तरह से, और लगातार इस मुद्दे पर सरकार न केवल कांग्रेस पार्टी के विपक्षी नेताओं के और तमाम दूसरे लोगों को भी जिनका राजनीति से लेना देना नहीं है, इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ उसकी निंदा करते दिखाई पड़ रहे हैं। सुनते हैं क्या कहा है जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर। जिस तरह से बात कर रहे हैं कि कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए एक जगह नहीं मिली और उस जगह पर किया गया जहां तमाम दूसरे लोग, आम लोग भी अंतिम संस्कार के लिए आ रहे थे, वो लोग भी सारे दिन परेशान रहे क्योंकि वहां पर लोगों के आने जाने पर जिस तरह से प्रतिबंध लगाए गए थे। और इस बीच हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय को गाना भी याद आ गया है जिसका चर्चा अभी वो कर रहे थे, लेकिन गाना उनको याद नहीं आ रहा था।
कि वक्त को लेकर आप जो बात कह रहे थे कि वक्त सबका आता है। जी जी बिल्कुल, वक्त सबका आता है और वक्त से दिन और जी रात, वक्त की वक्त से कल और आज। वक्त से कल और आज। देखिए वक्त अतुल की जी, हर शय गुलाम। अतुल जी पूरा गाना ही सुना देते हैं। नहीं, गाना तो मैं भी सुना देता हूँ, गाऊंगा तो याद आएगा। हर शय गुलाम। वक्त का हर शय गुलाम। वक्त की हर शय गुलाम, जी। वक्त का हर शय पे राज। जी हाँ, ये है। तो ये गाना, ये मतलब वक्त की जो अहमियत है, वो समय का जो महत्व है सबको पता है। और समय कभी भी स्थायी नहीं रहता है, तो हर क्षण बदलता रहता है, हर व्यक्ति के लिए बदलता रहता है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री और जिनकी दुनिया भर में किस तरह से उनको सम्मान दिया गया, न सिर्फ वो जब प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भी लगातार 10 साल उनके खिलाफ इतना जो विपक्षी दलों के नेताओं ने कैंपेन चलाया, उन सब के बावजूद उनके निधन के बाद जिस तरह से लोगों का समर्थन मिला, उसको कैसे कम किया जा सकता है। सरकार ने जिस तरह से उनके अंतिम संस्कार में सम्मान नहीं दिया, उसको लेकर इसीलिए लोगों की तरफ से उसको निंदा झेलनी पड़ रही है सरकार को। लेकिन लगता नहीं कि उसके ऊपर असर है, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार जो कुछ किया गया उसको जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है। हाँ बिल्कुल, समझिए सरकार जो है उसको जस्टिफाई कर रही है कि जो उसने डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ जो बुरा बर्ताव किया आखिरी समय में भी, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। और ये बहुत गंभीर सवाल जो है उठ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी के पूरे चाल चरित्र, चेहरा जो है उनका, वो सामने आ गया है इस सरकार का, नरेंद्र मोदी सरकार का वो आ गया है। और जो महत्वपूर्ण बात है समीर जी, जो हम लोगों ने कहा कि मन की बात जो है क्यों हो रहा है, आज क्यों हुआ मन की बात, बिल्कुल, जबकि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है। और राष्ट्रीय शोक में भी यानी नरेंद्र मोदी की मन की बातें जारी रहेंगी और उसमें आप डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र भी नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये सब चीजें सामने आ रही है। तो ये सरकार की बदनीयती और बदगुमानी जो है सरकार की, और किस तरीके से अहंकारी ये सरकार है, ये आ रहा है। लेकिन अहंकार किसी का भी टिकता नहीं है समीर जी, ये नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए, क्योंकि वक्त का हर शय पे राज। जी बिल्कुल, और वक्त बदल रहा है, हमेशा बदलता है, हर क्षण बदलता है। और लग रहा है, जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, कि बिहार में भी बदल रहा है और उसके तमाम संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसको हर लेवल पर जिस तरह से लगातार बैठकें हो रही हैं, नीतीश कुमार की बैठकें हो रही हैं, तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान की बैठकें हो रही हैं, बीजेपी के साथ बैठकों को अवॉइड कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं नीतीश कुमार। इन सब के बीच नीतीश कुमार कुछ सरकार में ऐसे फैसले भी ले रहे हैं जिनकी लगातार चर्चा हो रही है कि ये कभी भी मामला खेल बदल सकता है और नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री तो बने रहेंगे, लेकिन अपना सपोर्टर बदल देंगे। हाँ बिल्कुल समीर जी, नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी तैयारी शुरू कर ली है। और खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार ने पुलिस विभाग में बड़े फेरबदल किए हैं और 62 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है, जिसमें एडीजी रैंक के भी 3 अधिकारी शामिल हैं। जी। अब ये समीर जी, चूंकि दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर के महीने में इतने बड़े पैमाने पर नॉर्मल ट्रांसफर्स नहीं होते हैं। बिल्कुल, नॉर्मल ट्रांसफर्स जून से लेकर जुलाई के बीच में होते हैं, ताकि बच्चों का जो जिनके ट्रांसफर होते हैं उनका जो शैक्षणिक सत्र है वो बर्बाद ना हो। हाँ। इतने बड़े पैमाने पर नहीं होते। इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर का मतलब है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है और उसकी तैयारियां नीतीश कुमार ने शुरू कर दी हैं। संजीव हंस पे ईडी की छापेमारी और हुलास पांडे पर ईडी की छापेमारी के बाद बिहार का परिदृश्य अब बदल रहा है। रही सही कसर जो है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अमित शाह के अपमान ने जो है वो पूरी कर दी है। अब नीतीश कुमार के मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि ये तबादले भी जो है ये चुगली कर रहे हैं, एक तरीके से कहा जाए कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, जिससे मोदी सरकार भी प्रभावित होगी और बिहार में भी जो है वो खेला बड़ा होने वाला है। जी बिल्कुल, इस तरह के प्रशासनिक बदलाव इतने बड़े पैमाने पर, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं अमलेंदु जी, की सामान्य बात नहीं है। या तो फिर ये कोई बड़े बदलाव की आहट दिखाई पड़ रही है, कुछ चल रहा है, बड़ा कुछ चल रहा है। और यही नहीं, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से भी चल रहा है, जो सहयोगी दल है नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं के खिलाफ और लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं के करीबियों के यहाँ छापेमारी हो रही है, वो सारी चीजें दिखा रही हैं कि एनडीए गठबंधन में क्या चल रहा है इस समय बिहार में। महाराष्ट्र में जो चल रहा है उसकी लगातार हम आपको खबर बता ही रहे हैं। एकनाथ शिंदे अभी भी सरकार से